प्रिय विद्यार्थी, आज के इस क्लास में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग प्राइमरी एनोमैलस स्ट्रक्चर इन स्टेम पर विचार किया जाएगा। इस पर वार्तालाप के पहले सबसे पहले हम लोग यह जानने का प्रयास करें कि एनोमैलस स्ट्रक्चर क्या है और प्राइमरी एनोमैलस स्ट्रक्चर कब कहेंगे। जब स्टेम की बात आती है तो आप जानते हैं कि इसमें सेकेंडरी ग्रोथ होता है, जिससे उसके थिकनिंग में वृद्धि होती है। तो जब किसी स्टेम का नॉर्मल जो संरचना होता है एनाटॉमी के लिहाज से, उसके अंदर पाए जाने वाले स्टील और वैस्कुलर बंडल और अदर टिश्यूज के रिलेशन में किस प्रकार से वो वहाँ पर वितरित है उसके टीएस में स्टेम के, इसके आधार पर हम लोग उसे जो सभी में पाया जाएगा या अधिकतर में पाया जाएगा उसे नॉर्मल कहते हैं, नॉर्मल। और जब ऐसी स्थिति हो जाए कि सभी में वो नहीं पाया जा रहा हो और किसी स्पीसीज के लिए या किसी जीनस के लिए या किसी फैमिली के लिए एक विशिष्ट रूप से अलग परिवर्तित स्वरूप में वैस्कुलर बंडल्स का डिस्ट्रीब्यूशन या स्टील का डिस्ट्रीब्यूशन हो, तो उसे कहते हैं एनामाइलस स्ट्रक्चर। अब यह बात भी यहाँ पर हमें जानना है कि प्राइमरी एनामाइलस स्ट्रक्चर क्या है। तो सामान्य से अलग एनाटॉमी में स्टील और वैस्कुलर बंडल और टिश्यूज का वितरण सामान्य से अलग है, तो यह एनामाइलस है। और यदि सेकेंडरी ग्रोथ के बाद है तो यह एनामाइलस सेकेंडरी ग्रोथ के अंतर्गत आएगा या एनामाइलस सेकेंडरी स्ट्रक्चर के अंतर्गत आएगा। परंतु यदि आरंभ से ही स्टेम में कोई सामान्य से विचलन नज़र आ रहा है उसके एनाटॉमी में वैस्कुलर बंडल के वितरण में, तो उसे कहेंगे प्राइमरी एनामाइलस स्ट्रक्चर। और यह कार्य स्टेम में हम लोग देख रहे हैं, क्योंकि सिलेबस में प्राइमरी एनामाइलस स्ट्रक्चर स्टेम का पढ़ना है। तो स्टेम का प्राइमरी एनामाइलस स्ट्रक्चर का तात्पर्य अब यह हम समझ रहे हैं कि सेकेंडरी ग्रोथ के पहले स्टेम के एनाटॉमी में यदि सामान्य से अलग स्टील वैस्कुलर टिश्यू या वैस्कुलर बंडल का वितरण है, तो वह एनामाइलस प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ स्टेम है। ठीक है, अब हम लोग यह जान लिए कि प्राइमरी एनामाइलस स्ट्रक्चर क्या है। अच्छा, यहाँ पर यह भी दो बातें यहाँ बताना और ज़रूरी है। पहली बात तो यह है कि जिस चीज़ को हम एनामाइलस स्ट्रक्चर कह रहे हैं वह वास्तव में उस प्लांट के लिए एनामाइलस स्ट्रक्चर नहीं होता है। हम तुलनात्मक दृष्टिकोण से देखते हैं और अध्ययन करते हैं उसका एनाटॉमी का, पर मुख्य यहाँ पर सवाल यह है कि प्लांट विभिन्न परिस्थितियों में, विभिन्न हैबिटेट में अपने विभिन्न कैरेक्टर्स के साथ उपस्थित है, जहाँ उसे वातावरण से, इन्वायरमेंट से अपने आप को एडजस्ट करना है, हार्मनी बना के रहना है। और उस हार्मनी बनाने में आप जानते हैं कि पर्यावरण या वातावरण का कितना, पर्यावरण का कितना भिन्नता होता है, एवर चेंजिंग इन्वायरमेंट होता है, उसके इडेफिक फैक्टर होते हैं, क्लाइमेटिक फैक्टर होते हैं। तो इस प्रकार से अनेक टेम्परेचर, मॉइस्चर और लाइट का कहाँ तक पहुँच रहा है, इन सब की बड़ी प्रभाव पड़ता है। तो इन स्थितियों में हम यह देखते हैं कि जिसे हम कहते हैं एनामाइलीज या एनामाइलस स्ट्रक्चर, वस्तुतः वह एनामाइलस स्ट्रक्चर नहीं होके उस प्लांट विशेष के लिए, उस विशेष परिस्थिति में उसका एडॉप्टेशन है जो उसकी सर्वाइवल वैल्यू को बढ़ा देता है।
तो हमारे एक पढ़ने के लिहाज से भले वह एनामाइलस स्ट्रक्चर हो, पर वह विभिन्नता उस प्लांट में पूरे होशो हवास में सोच समझ कर विकसित हुआ है, अपने पर्यावरण से सामंजस्य बैठाने के लिए। इसलिए वह उस प्लांट के दृष्टिकोण से कदापि एनामाइलस नहीं उसे मानिएगा। तो अब हम लोग ये एनामाइलस स्ट्रक्चर की इस बुनियादी इंट्रोडक्शन के बाद यह जानने का अगले कदम में प्रयास करेंगे कि देखिए, नॉर्मल जब तक क्या है तब नहीं जानेंगे, तब तक एबनॉर्मल क्या है ये कैसे जान पाएंगे। ठीक है ना। तो नॉर्मल भी आपको समझना पड़ेगा। तो हम 2-3 लाइन में अभी बता रहे हैं, बाकी विशेष संदर्भ जब जब जैसा आएगा उसके हिसाब से मैं बताऊंगा इस पावर पॉइंट में। तो सबसे पहले तो यह है कि डाइकॉट की बात करें, प्राइमरी एनामाइलस स्ट्रक्चर इन डाइकॉट की यदि बात करें डाइकॉट के स्टेम में, तो हमें यह जानना होगा कि इसका स्टील कैसा होता है। तो डाइकॉट में एक सिंगल स्टील होता है जो इंडोडर्मिस के अंदर होता है। ठीक है। वैस्कुलर बंडल्स इसके रिंग में अरेंज होते हैं। डाइकॉट के स्टेम में क्या होगा, वैस्कुलर बंडल रिंग में रहेंगे, और एक कैम्बियम होगा वैस्कुलर बंडल के सेंटर में, जो अपने ऊपर फ्लोएम को और पित्त की तरफ अर्थात नीचे में जाइलम को रखे रहता है। और इस प्रकार के डिस्क्रीट मतलब सेपरेट वैस्कुलर बंडल्स अनेक होते हैं जो कि एक रिंग में अरेंज रहते हैं। और यह स्ट्रक्चर या रिंग में वैस्कुलर बंडल कहाँ पाया जाना चाहिए, इंडोडर्मिस के अंदर। और उसके अलग टिश्यूज का जो क्रम है वह होता है इंडोडर्मिस, ऊपर से मान लीजिए चलें तो एपिडर्मिस हुआ, उसके बाद कॉर्टेक्स आ गया। कॉर्टेक्स में विभेदन हो सकता है, प्राइमरी कॉर्टेक्स, सेकेंडरी कॉर्टेक्स इत्यादि। और उसके नीचे कॉर्टेक्स के बाद आता है इंडोडर्मिस, इंडोडर्मिस के बाद पेरीसाइकिल, और पेरीसाइकिल के नीचे जब आते हैं तब रिंग ऑफ वैस्कुलर बंडल रहेगा, और इसके नीचे फिर पित्त होता है। और इसी वैस्कुलर बंडल में नीचे की ओर जाइलम, ऊपर की ओर फ्लोएम, और बीच में कैम्बियम की एक पतली लकीर। यह है नॉर्मल स्ट्रक्चर। इससे जब अलग हम पाएंगे तब हम ये कहेंगे कि यह एनोमाइलस स्ट्रक्चर है। और सेकेंडरी ग्रोथ के पहले से ही यदि उस सिस्टम में यह उपलब्ध है, मौजूद है, तो वह हो गया प्राइमरी एनोमाइलस स्ट्रक्चर इन स्टेम। अब देखिए यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल फ्रंट में नीचे की तरफ जो चित्र हैं इसमें लगाया गया है, और इसमें आपको यह ध्यान देना है कि सबसे दाहिने तरफ जो प्लांट है उसमें आप देखिए, तो यह बहुत कॉमन प्लांट है, आप सब जानते हैं, निक्टेंथस इसको कहते हैं, हरसिंगार। बहुत बढ़िया इसका फूल होता है, ट्री है, और फ्लावर इससे छोटे छोटे हजारों की संख्या में फ्लावर होते हैं जो वाइट कलर के होते हैं, और उनकी डंडी जो है वो पर्पल या रेड होता है। और यह छोटे फ्लावर होते हैं, और जब गिरते हैं तो इस पेड़ के नीचे पूरा एक चादर की तरफ फूल फैल जाता है, और यह बड़ी खुशबूदार भी होते हैं। इनसे डाई भी बनाया जाता है। पर यहाँ पर मतलब यह है कि यह जो निक्टेंथस का प्लांट है, इस निक्टेंथस के या हरसिंगार के प्लांट के स्टेम का एक ट्रांसवर्स सेक्शन आपके सामने है दाहिने तरफ। ये जो एक वर्गाकार टाइप का स्ट्रक्चर है, इसके चारों कोना या चारों एंगल पर आप नज़र डालिए, थोड़ा सा सोलेन स्थिति है, और वहाँ पर वस्कुलर बंडल पाया जाता है। अर्थात एपिडर्मिस के बाद आता है हाइपोडर्मिस, कॉर्टेक्स इत्यादि, इंडोडर्मिस, और इस प्रकार से। पर यहाँ पर वैस्कुलर बंडल इन चारों कॉर्नर के कॉर्टेक्स में पाया जा रहा है, इसलिए यह एनोमाइलस स्ट्रक्चर है। यहाँ पर नहीं स्टील होता है, नॉर्मल स्टील तो है इसके अंदर में। इंडोडर्मिस और पेरीसाइकिल के बाद एक रिंग ऑफ द वैस्कुलर बंडल हरसिंगार में है, पर इसके अलावे इसका जो कॉर्टेक्स है उस कॉर्टेक्स में 4 एंगल है, और उन चारों एंगल पर जो उभार है उसके अंदर में आप देखेंगे तो वैस्कुलर
बंडल पाया गया है। और दूसरी बात यह है, यह प्राइमरी स्ट्रक्चर में ही मौजूद रहेगा, माने शुरू से ही स्टेम में ये रहेगा। और इस वैस्कुलर बंडल की एक और खासियत है, वह यह है कि यह रिवर्स ओरिएंटेशन में होता है। इसका मतलब यह होता है कि जो इसमें फ्लोएम है वह नीचे की तरफ होगा और जो जाइलम है वो बाहर की तरफ होगा। तो यह भी एनोमाइलस स्ट्रक्चर है। एक तो इसका कार्टेक्स में पाया जाना और दूसरे रिवर्स ओरिएंटेशन में वैस्कुलर बंडल का होना, जिसमें जाइलम ऊपर की ओर और फ्लोएम नीचे की ओर है। ये दोनों इसके बहुत एनोमाइलस स्ट्रक्चर हैं, ऐसे नहीं दिखते हैं नॉर्मल स्थान पे। तो आइए इसको थोड़ा बड़ा करके हम लोग देखने का प्रयास करें, अन्यथा आगे चल के फिर इस चित्र को बड़ा करके हम लोग देखेंगे ही। ठीक है, तो हम लोग ये देखिए, इसे मैंने बड़ा कर दिया। अब आप देखिए ये कॉर्नर वाले एंगल पे ये वैस्कुलर टिश्यू यहाँ पर पाया जा रहा है। ठीक है, तो ये है निक्टेंथस का, जो कि कॉर्टिकल वैस्कुलर बंडल का पाया जाना इसकी एबनॉर्मेलिटी है। एबनॉर्मल एनोमाइलस प्राइमरी स्ट्रक्चर इन स्टेम है। और देखिए इसके बगल में बाएं में एक चित्र है जिसमें बोरहाविया के स्टेम का टीएस है। और बोरहाविया के स्टेम के टीएस में सेंटर में आप देखिए, सेंटर में क्या होता है भाई, पिथ होता है पैरेन्काइमिटस ना। तो सेंटर में ये पीथ के अलावे दो वैस्कुलर बंडल फेसिंग ईच अदर लार्ज साइज के थोड़ा हैं, ये लार्ज साइज के ये वैस्कुलर बंडल हैं। और इस वैस्कुलर बंडल को मेडुलरी वैस्कुलर बंडल कहा जाता है। यह भी आरंभ से ही बोरहाविया के स्टेम में पाए जाएंगे और यह भी एक प्राइमरी एनोमाइलस स्ट्रक्चर स्टेम में पाया जाने वाला बोरहाविया के है। और इसमें वस्तुतः 3 रिंग ऑफ वैस्कुलर बंडल पाए जाएंगे, बीच में 2 पिथ में, और उसके बाद एक और लेयर, फिर उसके बाद और एक लेयर। तो इन लेयर्स के अलावे इसके रिंग में वैस्कुलर बंडल जो नॉर्मल होता है पेरिसाइकिल के नीचे, वह तो पाया ही जाएगा, पर उस नॉर्मल के अलावे इसके पिथ में या मेडुला में वैस्कुलर बंडल पाया जाता है। और मेडुला या पिथ के अंदर पाए जाने वाले वैस्कुलर बंडल को मेडुलरी वैस्कुलर बंडल कहते हैं, जो बोरहाविया का प्राइमरी एनोमाइलस स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो ये 2 चित्रों के सहारे हम लोग यहाँ फ्रंट पर देखें और बाद में इसमें हम लोग और आगे जाएंगे तो और भी चीज़ें आती जाएंगी। तो चलिए हम लोग एक एक करके इसे समझने की कोशिश करेंगे। एनोमाइलस स्ट्रक्चर विच अकर्स इन द प्राइमरी बॉडी ऑफ प्लांट is defined as primary anomalous structure. These anomalies occur in both monocot and dicot stem and may persist throughout the life of the plant. Primary anomalies in stem. A great diversity in the arrangement of vascular tissue is exhibited by the angiosperm in their stem. इसके स्टेम में वैस्कुलर टिश्यू के अरेंजमेंट में बहुत ही विविधता देखी जाती है। दी अरेंजमेंट विच एग्जिस्ट इन मेजॉरिटी ऑफ द प्लांट आर कंसिडर्ड एज नॉर्मल। और जो अरेंजमेंट अधिकतर प्लांट में पाया जाता है उसे नॉर्मल कहते हैं। एंड द वेरिएशंस आर रिगार्डेड एज एनोमाइलस दो द सो कॉल्ड एनोमाइलस स्ट्रक्चर इज नॉर्मल फॉर द पर्टिकुलर स्पेसीज। और इससे अलग जो भी संरचनाएं वैस्कुलर बंडल की पाई जाएंगी उसे एनोमाइलस स्ट्रक्चर प्राइमरी स्ट्रक्चर कहेंगे। और यह ध्यान रहे कि वह उस पर्टिकुलर स्पेसीज के लिए नॉर्मल ही होता है, हमारे पढ़ने के लिहाज से वो एबनॉर्मल है। द एनोमाइलस स्ट्रक्चर विच अकर्स इन द प्राइमरी बॉडी ऑफ प्लांट इज डिफाइंड एज प्राइमरी एनोमाइलस स्ट्रक्चर। माने आरंभिक स्टेज में सेकेंडरी ग्रोथ के पहले तक जो प्लांट है उसी के स्टेम में जब आप यह एनोमैली पा रहे हैं तो इसे प्राइमरी एनोमाइलस स्ट्रक्चर कहते हैं। इज डिफाइंड एज प्राइमरी एनोमाइलस स्ट्रक्चर। दीज एनोमैलीज अकर मोनोकाट और डाइकॉट दोनों के स्टेम में पाए जाएंगे और जीवन पर्यंत उसमें यह रहते हैं। अकरेंस ऑफ स्कैटर्ड वैस्कुलर बंडल इन डाइकॉट स्टेम। अब देखिए डाइकॉट स्टेम में मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि वैस्कुलर बंडल्स रिंग में पाए जाते हैं।
ठीक है। और वह रिंग होता कहाँ है? तो इंडोडर्मिस, पेरीसाइकिल, उसके बाद वैस्कुलर बंडल के रिंग पाए जाते हैं। यह नॉर्मल स्ट्रक्चर है डाइकॉट स्टेम का। ठीक है। तो डाइकॉट स्टेम में वैस्कुलर बंडल्स रिंग में होने के बजाय स्कैटर्ड पाए जाते हैं, रिंग में नहीं रहते हैं। अकरेंस ऑफ स्कैटर्ड वैस्कुलर बंडल इन डाइकॉट एक एनोमाइलस स्ट्रक्चर है। The following are where the vascular bundles are more or less irregularly scattered in the parenchymatous ground tissue of the stem. एग्जाम्पल क्या है? देखिए, ये ध्यान दीजिएगा, डाइकॉट के हैं पर ग्राउंड टिश्यू की भी बात कर रहे हैं और उसमें स्कैटर्ड वैस्कुलर बंडल की बात कर रहे हैं, जबकि होना चाहिए था रिंग में। स्कैटर्ड वैस्कुलर बंडल यहाँ पर एनोमेलस स्ट्रक्चर है। थाइलिएक्ट्रम, बागनविलिया, पाइपर बिटेल, पेपरोमिया और निम्फिया, इतने एग्जाम्पल हैं जहाँ पर कि इस प्रकार से स्कैटर्ड वैस्कुलर बंडल्स ग्राउंड टिश्यू में पाए जाएंगे। देखिए, सामने में बगल में एक चित्र भी लगा हुआ है पेपरोमिया का। डाइकॉट का प्लांट है यह, पर इसमें वैस्कुलर बंडल स्कैटर्ड पाए जा रहे हैं, रिंग में नहीं पाए जा रहे हैं। तो डाइकॉट पेपरोमिया के अंदर स्कैटर्ड वैस्कुलर बंडल ग्राउंड टिश्यू में जो पाया जाता है, यह प्राइमरी एनोमाइलस स्ट्रक्चर है। ये देखिए, उसी चित्र को और बड़ा करके अब ये वैस्कुलर बंडल देखिए कैसे पाया जा रहा है, स्कैटर्ड पाया जा रहा है। पेपरोमिया का केस है। ठीक है। अकरेंस ऑफ, अब दूसरा पॉइंट हम लोग बात कर रहे हैं, अकरेंस ऑफ वैस्कुलर बंडल्स अरेंज इन रिंग इन ए मोनोकॉट स्टेम। अब देखिए, नॉर्मल फीचर यह होता है कि जब डाइकॉट होगा तो वहाँ तो वैस्कुलर बंडल रिंग में अरेंज होंगे, परंतु जब मोनोकॉट में आप जाएंगे तो नॉर्मल स्थिति है कि वैस्कुलर बंडल स्कैटर्ड होते हैं ग्राउंड टिश्यू में। परंतु नॉर्मली मोनोकॉट के स्टेम में स्कैटर्ड वैस्कुलर बंडल होते हैं, पर यदि वहाँ किसी मोनोकॉट में यदि रिंग में वैस्कुलर बंडल पाया जा रहा है तो यही यहाँ पर मोनोकॉट स्टेम में प्राइमरी एनोमैली हो गया, यदि आरंभ से ही उसके स्टेम में यह संरचना है कि रिंग में वैस्कुलर बंडल पाए जा रहे हैं। In monocot stems, the stele is atactostele, that is, vascular bundles are scattered in the ground tissue, is normal condition. But the following are the exceptions where the vascular bundles are arranged more or less in one or two rings, that is, Triticum and Oryza, Poaceae family के हैं, और Thymus communis, ये Dioscoriaceae family का है। तो देखिए, यहाँ पर एक टाइमस का चित्र लगा हुआ है और मोनोकॉट का यह प्लांट है, और इसके अंदर वैस्कुलर बंडल कैसे पाए जा रहे हैं? तो रिंग में पाए जा रहे हैं, और यही इसका प्राइमरी एनोमैली है, क्योंकि स्टेम में आरंभ से ही इस प्रकार की अरेंजमेंट होता है और जीवन पर्यंत यह रहता है। ठीक है। तो दिस इज प्राइमरी एनोमैलीज इन प्राइमरी स्ट्रक्चर इन स्टेम ऑफ ए मोनोकॉट टाइमस where vascular bundles are found in ring. अब ये देखिए, टैमस का वैस्कुलर बंडल है जो कि ये यहाँ पर रिंग में पाया जा रहा है। बड़ा करके आपको दिखा दिया, डायग्रामेटिक चित्र है। अकरेंस ऑफ कॉर्टिकल वैस्कुलर बंडल्स। अब देखिए, मैंने कॉर्टिकल वैस्कुलर बंडल की बात आरंभ में भी बताई थी। आइए अब देखा जाए उसका थोड़ा डिटेल पहले की तुलना में। इन डाइकॉट स्टेम द वैस्कुलर बंडल्स अकर इन द स्टील, बट देयर आर सम डाइकॉट स्टेम वेयर एसेसरी वैस्कुलर बंडल आर फाउंड इन द कॉर्टेक्स ऑफ स्टेम इन एडिशन टू स्टीलर बंडल्स। अब देखिए, यहाँ पर बड़ी साफ बोला गया है कि स्टील में पाया जाने वाला जो वैस्कुलर बंडल होता है वह तो रहेगा ही रहेगा, उसके अलावे हरसिंगार के केस में, निक्टेंथस के केस में हम लोगों ने पहले भी देखा था, उसके अलावे, तो अलावे शब्द के लिए यहाँ एसेसरी वैस्कुलर बंडल है।
तो उसके अतिरिक्त एसेसरी मैंने उसके अतिरिक्त वैस्कुलर बंडल यदि कॉर्टेक्स में पाए जाते हैं तो इसे कॉर्टिकल वैस्कुलर बंडल कहे जाएंगे। और कॉर्टिकल वैस्कुलर बंडल का पाया जाना यह प्राइमरी एनोमाइलस स्ट्रक्चर है निक्टेंथस के स्टेम में। क्या एनोमाइलस है कि कॉर्टेक्स में वैस्कुलर बंडल पाए जाते हैं इन एडिशन टू नॉर्मल प्राइमरी वैस्कुलर बंडल्स इन ए रिंग इन द स्टील। ठीक है, और चूंकि कॉर्टेक्स में ये पाए जाते हैं इसलिए इन्हें कॉर्टिकल वैस्कुलर बंडल कहा जाता है। The vascular bundles which runs through the cortex independent of the ring of the bundle present in the stele is referred as cortical bundle. In most species, cortical bundles are leaf trace bundles. देखिए यहाँ दो बात को और विभेदित करना है, बढ़िया से गौर से आप लोग सुनिए, बहुत महत्वपूर्ण बात है। देखिए एक सेंट्रल पिलर के समान स्टेम होता है जिसमें वैस्कुलर टिश्यू रिंग में स्टील के अंदर पाए जा रहे हैं, एक नॉर्मल डाइकॉट का केस है। अब जब थोड़ा ऊपर उठें तो इससे लीफ निकल रहा है, इससे ब्रांच निकल रहा है और ब्रांच पर फिर लीफ निकल रहा है। तो जो मुख्य पिलर है, मुख्य स्टेम है, इससे जब ब्रांच निकल रहा है तो आप ब्रांच में वैस्कुलर बंडल पाए जाते हैं वहाँ भी, और लीफ के भी पेट्यूल वगैरह में ऐसे आगे करके बढ़ते हुए लीफ वैस्कुलर बंडल पाए जाएंगे। तो कहने का तात्पर्य है कि लीफ में अचानक से कहाँ से वैस्कुलर बंडल आएंगे? नहीं, ऐसा नहीं होता है। लीफ और ब्रांच में जो वैस्कुलर बंडल आते हैं वो वही वैस्कुलर बंडल होते हैं, स्टेम से वो जुड़ा हुआ स्ट्रक्चर है ब्रांच और लीफ। तो स्टेम का जो सेंट्रल पिलर था स्टील में जहाँ वैस्कुलर बंडल था, वही कट के धीरे धीरे कॉर्टेक्स से गुजरता हुआ वह स्टेम या वह लीफ या ब्रांच, लीफ के डंडी या ब्रांच की ओर जाता है। तो अब लीफ या ब्रांच के अंदर पहुंचने के पहले और स्टील से बाहर निकलने के बाद वो कटा हुआ भाग, डिसेक्टेड पार्ट जो स्टील का है, वो वहाँ से कट के धीरे धीरे कॉर्टेक्स से होता हुआ बाहर निकलेगा। तो ये सभी कॉर्टेक्स में मौजूद रहेंगे वैस्कुलर बंडल, ब्रांच और लीफ दोनों के केस में, दोनों में जाने वाले। तो इनके लिए अलग नाम दिया गया है, उसे लीफ ट्रेस कहते हैं, ब्रांच ट्रेस कहते हैं। वह इस एनोमाइली से स्ट्रक्चर से अलग है, वह नॉर्मल कंडीशन है जिसमें आप शब्द ही बदल देते हैं कि लीफ ट्रेसेज और ब्रांच ट्रेसेज फाउंड इन द कॉर्टेक्स। This is not cortical vascular bundle in the sense in which we are talking about. हम लोग जिस प्राइमरी एनोमाइली के रूप में कॉर्टिकल वैस्कुलर बंडल की बात कर रहे हैं वह लीफ ट्रेस और ब्रांच ट्रेस नहीं है, यह याद रखिएगा। अब आप फिर गौर करिए कि कॉर्टेक्स के अंदर हरसिंगार के जो वैस्कुलर बंडल कॉर्टेक्स में पाया जाता है चारों किनारे पर, वह क्या है? एनोमाइलस स्ट्रक्चर है। तो ये इस डाउट को, इस कन्फ्यूजन को अलग करने के लिए मैं बता दिया कि कॉर्टेक्स में ही होने वाले वैस्कुलर बंडल पर वह लीफ ट्रेस और ब्रांच ट्रेस है, उससे आप अलग करके विचार करिए और तब देखिए कॉर्टेक्स में वैस्कुलर बंडल है क्या। यदि है तो वह प्राइमरी एनोमाइली स्ट्रक्चर इन स्टेम है और यह हरसिंगार में पाया जाता है। Bombyx malvaricum, Calycanthus occidentalis, were 4 pericyclic bundles occur with internal phloem and external xylem. इसी तरह निक्टेंथस arbostristis were 4 inversely oriented. निक्टेंथस में क्या? 4 inversely oriented cortical vascular bundles occur with external xylem and internal phloem. एक्सटर्नल जाइलम और इंटरनल फ्लोएम भी एनोमाइली है, क्योंकि नॉर्मल पोजीशन है कि इंटरनल जाइलम एंड एक्सटर्नल फ्लोएम। इसी को छोटा में रिवर्स ओरिएंटेशन ऑफ वस्कुलर टिश्यूज कहा जाएगा। ठीक है, तो ये केस है आपके हरसिंगार का। और ये कुछ और भी एग्जाम्पल दिए गए जहाँ पर कि लीफ ट्रेसेज भी पाए जाते हैं। तो यह कैलिकेंथस में, बॉम्बैक्स मेलवारिकम में
इत्यादि में यह देखने को मिलेगा। अब देखिए निक्टेन्थस स्टेम में यह इनलार्ज किया गया है और इसमें जो पीछे कॉर्टेक्स में जो स्ट्रक्चर है थोड़ा हमारे ख्याल से बड़ा है, पर उसे लीजिए और बड़ा कर लिया गया। अब देखिए यहाँ पर ये दिख रहा है कॉर्टेक्स, इंडोडर्मिस, सेकेंडरी फ्लोएम, उससे कोई मतलब नहीं है, सेकेंडरी ग्रोथ का वो चीज़ है। कैम्बियम, इससे भी कोई लेना देना नहीं है, सेकेंडरी जाइलम से भी नहीं। देखिए यह दिया हुआ है कॉर्टिकल वैस्कुलर बंडल इन्वर्टेड, उलट दीजिएगा तो खुद फ्लोएम नीचे और जाइलम बाहर हो जाएगा। तो ये इसके अंदर निक्टेन्थस का केस है, कॉर्टिकल वैस्कुलर बंडल एट 4 एंगल्स ऑफ इट्स क्वाड्रेंगुलर स्टेम। अब देखिए नेक्स्ट केस है एनोमैलीज में, यह है अकरेंस ऑफ मेडुलरी बंडल। इन एकाइरेंथस या पीछे वाले से कंफ्यूज न करिएगा, उसे निक्टेन्थस या हरसिंगार कहे हैं। और ये एकाइरेंथस है, एकाइरेंथस एस्पेरा, यह अमरेंथेसी फैमिली का परिवार है। आप पीछे क्लास में पढ़ाए हैं, अमरेंथेसी में जाके अवश्य देखें। तो यह जो एकाइरेंथस एस्पेरा है, चिड़चिड़ा या अपमार्गा जिसे कहते हैं, यह एकाइरेंथस के अंदर 2 मेडुलरी बंडल एट इंटरनोड, नोड में तो नॉर्मल रहेगा, आप जानते हैं गांठ पर गांठ में बटा रहता है स्टेम, तो जो नोड है वहाँ का यदि नोड से सेक्शन काटिएगा तो वहाँ के वैस्कुलर बंडल में पीठ में वैस्कुलर बंडल दिखाई देगा। वहाँ 2 मेडुलरी बंडल होंगे, साइथुला में साइथुला प्रोस्ट्रेटा में 4 मेडुलरी बंडल, एट्रीप्लेक्स हॉर्टेंसिस, क्रेपिस, डहलिया, लैक्टुका, सोनकस और रफैनस सेटाइवा, बोगेनविलिया, मिराबिलिस लॉन्गिफ्लोरा, एकैंथस, वेयर कोलैटरल एंड इन्वर्सली ओरिएंटेड मेडुलरी बंडल्स आकर। तो देखिए ये इतने आपको सामने एग्जाम्पल पेश किए गए और नीचे में ये वैस्कुलर बंडल आपको दिख रहा है, ये बोरहाविया का है, ठीक है। ये पीठ में पाए जाने वाले वैस्कुलर बंडल हैं, इसलिए इन्हें मेडुलरी बंडल कहते हैं। द एक्स्ट्रा बंडल विच अकर्स इन द पीथ ऑफ डाइकॉट स्टेम इन एडिशन टू द नॉर्मल रिंग ऑफ बंडल्स इन इज मेडुलरी बंडल। तो ठीक है। अच्छा, एकैंथस का केस एक बार फिर देखा जाए जरा गौर से, ये लास्ट लाइन है, अलग से लगाए हैं, वेयर कोलैटरल एंड इनवर्सली ओरिएंटेड मेडुलरी बंडल्स अकर। तो यहाँ पर जो वैस्कुलर बंडल पाए जाएंगे पीठ में, ये क्या रहेंगे, कोलैटरल होंगे, और दूसरी इसकी खासियत क्या होगी कि ये इनवर्सली ओरिएंटेड रहेंगे। याद रहे निक्टेन्थस से फ्यूज न करिएगा, वहाँ पर कॉर्टेक्स में पाए जाते थे और इन्वर्टेड या इनवर्सली ओरिएंटेड वैस्कुलर बंडल थे, पर यहाँ पर इनवर्सली ओरिएंटेड बंडल एकैंथस के अंदर पाए जाते हैं, मेडुला में, पीठ में, और ये मेडुलरी बंडल है। तो इसमें हम लोगों ने कुछ डिटेल में एग्जाम्पल देखें कि क्या होता है, और इसमें एक बोरहाविया का हम लोगों ने चित्र से इसे देखा। आइए अब अगले डेविएशन के तरफ। Occurrence of internal bundle, the supplementary bundle which occur below the normal ring of bundles and above the medullary bundle are referred to as internal bundle. These bundles are not so deeply situated in the pith to be classified as medullary bundle. Example, Rumex crispus और R orientalis। जब दूसरी बार उसी जेनेरा को लिखते हैं तो इस तरह उसका पहला लेटर लिख के डॉट देते हैं, तो ये लिखने का तरीका है। तो र्यूमेक्स नाम का अब ये प्लांट है
और इसमें अकरेंस ऑफ इंटरनल बंडल है। अब देखिए ये बंडल का स्थान कहाँ है, इस वैस्कुलर बंडल का स्थान कहाँ है। स्टील में इंडोडर्मिस और पेरिसाइकिल के बाद वैस्कुलर बंडल होंगे? नहीं, वहाँ पर जो होता हो वो तो है, वो अलग बात है। अच्छा, उसके बाद पीथ आएगा, तो पीथ के अंदर वैस्कुलर बंडल रहेंगे, तो वो मेडुलरी बंडल हो गए? नहीं, उससे भी अलग। इसमें पीथ और जो वैस्कुलर बंडल प्राइमरी एक्चुअल वैस्कुलर बंडल का रिंग जो मौजूद है, उस वैस्कुलर बंडल के रिंग अर्थात पेरिसाइकिल के नीचे जो वैस्कुलर बंडल का रिंग है और उसके बाद के कुछ सेल्स हैं, फिर पित्त शुरू होगा, तो इतना अंदर भी नहीं कि वो मेडुलरी बंडल में आ जाए, ऐसा पित्त में नहीं रहेगा कि उसे मेडुलरी बंडल साफ साफ आप कह सकें। तो पित्त और पहले वाले जो वैस्कुलर बंडल का रिंग है, इन दोनों के जंक्चर पे, इन दोनों के ट्रांजिशन जोन में, अर्थात पित्त के ऊपर वाले हिस्से में एकदम से पेरिफेरल पार्ट में जो कि वैस्कुलर बंडल के रिंग से सटा हुआ हिस्सा है, उस जगह यदि वैस्कुलर बंडल पाया जा रहा है तो उसे इंटरनल वैस्कुलर बंडल्स कहा जाता है। और यह सप्लीमेंट्री बंडल्स विच अकर्स बिलो द नॉर्मल रिंग ऑफ द बंडल्स एंड अबव द मेडुलरी बंडल आर रिफर्ड एज इंटरनल बंडल्स। These bundles are not so deeply situated in the pith, माने पीथ के अंदर उतना गहराई में नहीं होता है, उस प्रकार से पीथ के अंदर नहीं रहता है कि उसे मेडुलरी बंडल कह दें। तो यह बंडल क्या कहा जाएगा? इंटरनल बंडल। इंटरनल बंडल क्यों कहा जाएगा? कि ओरिजिनल वैस्कुलर बंडल के रिंग के नीचे और पीथ के ऊपर या जंक्चर पर, दोनों के ट्रांजिशन जोन पे यह पाया जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल है इसका र्यूमेक्स क्रिस्पस और र्यूमेक्स ओरिएंटलिस। अब देखिए एक और नए प्रकार का अकरेंस ऑफ इंटरनल फ्लोएम और इंट्राजाइलरी फ्लोएम। द फ्लोएम दैट अकर्स एट द मार्जिन ऑफ पिथ इन द फॉर्म ऑफ कंटिन्यूअस सिलेंडर और स्ट्रैंड एज रिफर्ड टू एज इंट्राजाइलरी फ्लोएम। अब देखिए यह एक नया केस है, परिवर्तित है, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ स्टेम की एनोमैली है और यह एस्क्लेपियास में पाया जाएगा। तो जो वैस्कुलर बंडल का रिंग एक नॉर्मल पाया जाता है पेरिसाइकिल के नीचे, तो उसके नीचे पीथ पाया जाएगा। चलिए यह भी ठीक है। अब यदि पीथ के पेरीफेरी पे या तो पैचेज में, टुकड़ों टुकड़ों में, अथवा एक कंटिन्यूअस रिंग के रूप में सिर्फ फ्लोएम पाया जाए, तो वैसी स्थिति में इस एनोमैली को इंटरनल फ्लोएम के नाम से जाना जाता है। चूँकि यह आप जो चित्र देख रहे हैं इसमें पीथ है और उसके देखिए ये है एस्क्लेपियास में, देखिए ये केंद्रीय भाग में ये पीथ है और ऊपर में ये स्टील का जाइलम है। और चूंकि यह फ्लोएम पाया जाता है तो यह फ्लोएम इसके अंदर की तरफ है, पिथ की डायरेक्शन में। ठीक है, तो यह सर्किल के रूप में भी हो सकता है, फ्रैगमेंटेड पैचेज के रूप में हो सकता है, 2 पैचेज हो या फिर कंटिन्यूअस रिंग हो, ये अनेक प्रकार से वेरिएशंस इसमें हो सकते हैं। और यह एस्क्लेपियास में पाया जा रहा है, इसे इंट्राजाइलरी फ्लोएम कहेंगे। ठीक है, तो अब आइए नेक्स्ट चला जाए। ये देखिए मोनोकॉट है और इसमें रिंग में ये अरेंज हैं वैस्कुलर बंडल्स, उसका नाम आपको बताना है। एब्सेंस ऑफ वेसल्स इन एंजियोस्पर्म। आप जानते हैं कि पहले सिर्फ ट्रैकिड्स होते थे, टेरिडोफाइट की तरफ चले जाइए, वेसल्स वहाँ नहीं पाए जाते हैं। पर जिम्नोस्पर्म में विशेष तौर से जब नेटम में आइएगा, इफिड्रा नेटम एंड वेल्विस्चिया नेटेल्स के अंदर या नेटॉप्सिडा के अंतर्गत, साइकाडोप्सिडा, कोनिफेरोप्सिडा एंड नेटॉप्सिडा,
तो जब उसके अंदर जाएंगे तो विसिल का बिगनिंग वहाँ से हुआ था, और जब एंजियोस्पर्म आया तो विसिल इज वेल इस्टेब्लिश्ड, तब तो वो हर जगह विसिल एलिमेंट पाया जाता है। अब विसिल एलिमेंट क्या है भाई, तो जो जाइलम होता है वह एक कॉम्प्लेक्स टिश्यू है, और उस कॉम्प्लेक्स टिश्यू के अंदर अनेक प्रकार के सब टाइप ऑफ दी टिश्यूज हैं, जैसे जाइलम पैरेन्काइमा, ट्रैकिड, विसिल्स, ठीक है। तो इसमें जो विसिल्स पाए जाते हैं, एंजियोस्पर्म में पाया जाना विसिल का यूनिवर्सल है। यह पूरी तरह से इवोल्यूशन में जिम्नोस्पर्म के अंत से ही यह इस्टेब्लिश हो गया था, एंजियोस्पर्म में तो वेल इस्टेब्लिश्ड है। अब देखिए, एब्सेंस ऑफ विसिल्स इन एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म के अंदर विसिल का नहीं पाया जाना, यह उसके स्टेम के प्राइमरी स्ट्रक्चर में पाया जाने वाला एक एनोमैलस कंडीशन है, क्योंकि यह मान्य बात है कि एंजियोस्पर्म है तो उसमें विसिल्स जाइलम एलिमेंट में होगा ही होगा। The xylem of angiosperm is characterized by the presence of vessels. Exceptions are noted in families Tetracentraceae, Tetracentron, यह नाम है जेनेरिया का और वो फैमिली का, Trochodendraceae और जेनेरा ट्रोकोडेंड्रॉन, एंड Winteraceae, जेनेरा ड्राइमिस और विंटेरा, where vessels are absent in xylem, though they are of angiosperm, still vessels are lacking there. Occurrence of polystellic condition in dicot. Dicot में देखिए होता क्या है, the stele of dicot stem is monostele, that is, the vascular bundles are arranged more or less in a ring and lie within the endodermis. Endodermis पेरिसाइकिल और तब रिंग ऑफ वैस्कुलर बंडल, ठीक है ना। तो ये स्टील के अंदर पाया गया, यह नॉर्मल कंडीशन है। बट वेरिएशन अकर्स व्हेन ईच वैस्कुलर स्ट्रैंड बिकम्स कंप्लीटली इनक्लोज्ड बाय द एंडोडर्मिस। अब देखिए, मान लीजिए कि 5 वैस्कुलर बंडल का एक रिंग पाया जा रहा है, तो नॉर्मल कंडीशन में क्या होगा कि बाहर में एंडोडर्मिस, उसके अंदर पेरिसाइकिल, और पेरिसाइकिल के बाद 5 वैस्कुलर बंडल रिंग में पाए जाएंगे, ठीक है। अब ये जो एनोमैलीज है उसमें क्या होता है कि ये जो 5 वैस्कुलर बंडल हैं, ये 5 का अपना इंडिपेंडेंट एंडोडर्मिस भी होगा, ठीक है ना। ये 5 वैस्कुलर बंडल, प्रत्येक वैस्कुलर बंडल यदि अपने अपने इंडोडर्मिस से घिरे हुए हों, तो वैसी स्थिति में इसे पॉलीस्टेलिक कंडीशन कहते हैं, जो कि डाइकॉट के स्टेम में पाया जाना यह एक विचलन है, एनोमैलीज है इन द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ स्टेम। As a result, the stele becomes polystele. Example, nymphaea nodes are polystelic. याद रखिएगा, निम्फिया में कहीं भी नहीं, उसके स्टेम के नोड का सेक्शन जब काटेंगे टीएस, तो वहाँ पर आपको दिखेगा पॉलीस्टेलिक कंडीशन, जिसमें अनेक तो क्या दिखेगा यहाँ पर दिखेगा कि अनेक वैस्कुलर बंडल हैं और प्रत्येक में इंडोडर्मिस उनका अपना अपना इंडिपेंडेंट इंडोडर्मिस है। एज ए रिजल्ट द स्टील बिकम्स पॉलीस्टेलिक. Dianthera, 7 steels occur and each have a vascular strand completely enclosed by an endodermis. इसमें 7 ऐसे स्टील हो जाएंगे, जब इंडोडर्मिस से वो कवर हो जाएंगे, इनसर्किल्ड हो जाएंगे प्रत्येक वैस्कुलर बंडल, तो उसे स्टील कहेंगे। और डायंथेरा में से 7 स्टील पाए जाएंगे। 1 स्टील इज एट द सेंटर एंड 6 टुवर्ड्स द पेरिफेरी. इन जस्टिसिया स्टोलन एक्सिबिट पॉलीस्टेलिक कंडीशन. द fruit stalk of Malvaceae, Meliaceae, Moraceae, Sterculiaceae are also polystellic. Occurrence of separate xylem and phloem bundles. आप जानते हैं कि बीच में एक कैम्बियम, ऊपर में फ्लोएम और नीचे में जाइलम, यही वैस्कुलर बंडल का स्ट्रक्चर नॉर्मल है। ओपन है तो, और यदि क्लोज्ड वैस्कुलर बंडल है तो कैम्बियम नहीं रहेगा, ऊपर में फ्लोएम और नीचे में जाइलम रहेगा। यह वैस्कुलर बंडल का स्ट्रक्चर है। परंतु
यदि ऐसा वैस्कुलर बंडल आपको दिख रहा है स्टेम के टीएस में जिसमें सिर्फ जाइलम है या सिर्फ फ्लोएम है, यदि सिर्फ जाइलम है, ठीक है, तो सिर्फ जाइलम है तो एम्फी वेसल विसिल शब्द से बना है, और यदि सिर्फ फ्लोएम है तो उसको एम्फीक्राइबल विसिल्स भी कहते हैं। अब यहाँ पर कंसेप्ट में यह परिवर्तन आया कि देखिए वैस्कुलर बंडल में जाइलम फ्लोएम दोनों नहीं है, खाली जाइलम वाला वैस्कुलर बंडल है या खाली फ्लोएम वाला वैस्कुलर बंडल है। यदि ऐसा स्ट्रक्चर पाया जा रहा है तो यह एनोमाइलीज इन प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ स्टेम है। तो सेपरेट जाइलम एंड फ्लोएम बंडल्स, ठीक है। यूजुअली द टू वैस्कुलर टिश्यू जाइलम एंड फ्लोएम अकर टुगेदर इन फॉर्म ऑफ बंडल्स। इन एबनॉर्मल केसेज बंडल्स कंसिस्टिंग ऑफ आइदर जाइलम, या तो खाली जाइलम हो या खाली फ्लोएम हो, अकर इन एडिशन टू दी नॉर्मल बंडल्स। अब याद रखिएगा जितने एनोमैलीज हैं ये सब एसेसरी हैं, सप्लीमेंट्री हैं। नॉर्मल तो है, उसके अलग में ये होने वाले हैं अधिकतर केसेज में। तो यहाँ भी नॉर्मल तो रहेगा ही जिसमें एक ही में जाइलम और फ्लोएम दोनों रहेंगे, पर उसके अलावे जो वैस्कुलर बंडल ऐसे भी रहेंगे जिसमें या तो खाली जाइलम या खाली फ्लोएम होंगे। Incomplete bundle consisting of phloem only are observed in Rumex crispus, Ricinus communis and Xanthium stromanum। तो ये कुछ केसेस थे जिसमें एक्सक्लूसिव फ्लोएम बंडल्स पाया जाता है। तो ठीक है दोस्तों, आज का क्लास जो प्राइमरी एनोमैलीज या एनोमैलस स्ट्रक्चर इन प्राइमरी स्टेम ऑफ एंजियोस्पर्म, ऐसे पूरा इसका नाम हुआ, के बारे में पाए जाने वाले 9 प्रकार के ये डेविएशन हम लोगों ने देखा। इस बात के साथ कि ये सारे डेविएशन उनके लिए, उन प्लांट के लिए एक्सट्रीमली नॉर्मल और एडॉप्टेशन है, जो कि उन्हें उनके इन्वायरमेंट में बेहतर ढंग से जीने की क्षमता प्रदान करता है। और आप लोग से सवाल है, देखिए आप लोग सवालों का जवाब अब नहीं दे रहे हैं, ठीक है ना। तो इसमें आपका पहला सवाल तो यही है कि 9 प्रकार के स्ट्रक्चर के जो प्राइमरी एनोमैलीज हैं उनका नाम लिखिए और डैश दे के उसके बगल में एक एग्जाम्पल, ठीक है। जैसे कैसे लिखेंगे, कॉर्टिकल वैस्कुलर बंडल डैश निक्टेंथस, और मेडुलरी बंडल डैश बोरहाविया। तो इस प्रकार से एक आप टेबल बना दें जिसमें कि आमने सामने कौन सा वैस्कुलर बंडल है वेरिएशन में और वह किस में पाया जा रहा है उसका एग्जाम्पल यह दे दीजिए। और यदि आप लोग से हो सके तो बजाय मेहरबानी इनके फ़ोटोज़ प्रत्येक के नेट से सर्च करके यह ज़रा आप लोग हमारे पास भेज दीजिए वहीं व्हाट्सएप ग्रुप पे, ताकि हम सब लोग जान पाएँ। जो मैं न खोज पाया हो सकता है आप खोज लें, ठीक है। और लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू वेरी मच।